वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके आज 18 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं। अब शायद आप पूछेंगे कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि यहां बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। 2015 में जैसे ही बीजेपी द्वारा डिक्लेयर्ड उसके टोटल रजिस्टर्ड मेंबर्स की संख्या ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रजिस्टर्ड मेंबर्स के आंकड़े को क्रॉस किया, तो भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। यही नहीं, अगर हम आज की स्थिति में देखें तो बीजेपी द्वारा प्रेजेंटेड डेटा के आधार पर बीजेपी के लगभग 18 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जो सेकंड प्लेस पर स्टैंड कर रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स से भी लगभग दुगने हैं। वहीं अगर हम आज इंडिया में बीजेपी के राजनीतिक वर्चस्व की बात करें तो लोकसभा में इसके 303 मेंबर्स हैं, जो इस सदन की कुल सीट्स का 55% से भी ज्यादा है। यही नहीं, इंडिया के 29 में से 13 स्टेट्स में बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट और 4 अन्य में बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है। तो ऐसे में इस पार्टी के इतिहास के बारे में चर्चा करना तो लाजमी है, ताकि ये समझा जा सके कि जो पार्टी महज 4 दशक पहले ही बनी थी, वो आज दुनिया के शिखर पर कैसे पहुंच गई। तो चलिए आज हम जानते हैं इतिहास भारतीय जनता पार्टी का, प्रीडिसेसर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की नींव रखी। यहां हम आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई भी नियुक्त किए गए थे। लेकिन 1950 में हुए नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ठीक इसके बाद वो भारतीय जनसंघ के जन्मदाता और पहले प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, उस समय इस नवोदित पार्टी का मकसद था इंडिपेंडेंट इंडिया में हिंदुओं की कल्चरल आइडेंटिटी की रक्षा करने के साथ साथ कांग्रेस और मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू की परसीव्ड मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी का विरोध करना। साथ ही जनसंघ की मांग थी कि जम्मू और कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय कर लिया जाए। लेकिन उस दौर में कांग्रेस का एक छत्र राज था, जिसके चलते 1951-52 में हुए इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जनरल इलेक्शंस में ये पार्टी केवल 3 ही सीट्स जीत पाई। इसके बाद ये पार्टी खुद को मजबूत कर ही रही थी कि 1953 में श्यामा प्रसाद जी के आकस्मिक निधन से इसे गहरा झटका लगा। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक का एक जाना माना चेहरा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ को एक नई दिशा दी। साथ ही 1967 तक जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने इसके ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पर अपना विशेष ध्यान दिया। केवल यही नहीं, कहा जाता है कि वो दीनदयाल उपाध्याय जी थे जिन्होंने भविष्य में जन्म लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से वैचारिक नींव रखी। इसी बीच 1967 के जनरल इलेक्शंस में जनसंघ ने 35 सीट्स जीती, जिससे ये लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनसंघ ने हिंदी स्पीकिंग रीजन की दूसरी नॉन कांग्रेस एफिलिएटेड क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल का भी गठन किया। इनके साथ मिलकर जनसंघ ने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी गठजोड़ वाली सरकार बनाई। ये पहला मौका था जब जनसंघ किसी पॉलिटिकल ऑफिस में स्थापित हुआ था। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे यंग लीडर्स भी जनसंघ में अपनी जगह बना चुके थे और 1968 में उपाध्याय जी के बाद जनसंघ की बागडोर अटल जी ने संभाली। इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, गौ हत्या पर प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करना ही इस पार्टी का मेजर एजेंडा था। इसी दिशा में जनसंघ अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ही रहा था कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, जिसके विरोध में जनसंघ ने भी अन्य ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर आंदोलन का मोर्चा खोल दिया। इमरजेंसी के विरोध में हुए इस नेशन वाइड प्रोटेस्ट के चलते जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार ने जेल में डाल दिया। लेकिन जब 1977 में इमरजेंसी को ऑफिशियली हटाया गया और फ्रेश जनरल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कराए गए, तो जनसंघ ने इंडिया के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की सभी ऑपोजिशन पार्टीज जैसे सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस ओ और भारतीय लोक दल के साथ मिलकर जनता पार्टी को जन्म दिया। परिस्थितियों की वजह से एकजुट होकर बनी इस नई विलक्षण पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था,
इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हराकर सत्ता से बेदखल करना। और जब इस चुनाव के नतीजे आए तो वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देश में पहली बार कांग्रेस सत्ता के बाहर थी और जनता पार्टी की सरकार गठित हो रही थी। इस न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट ने मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा शेयर जनसंघ का ही था। इस चुनाव में जनसंघ को 93 सीट्स मिली थी, जो इस पार्टी को मिली कुल सीट्स का 31% था। इस नवनियुक्त गवर्नमेंट में जनसंघ के प्रीवियस लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया। ऐसे गठजोड़ से ये मिलीजुली सरकार बन तो गई, लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टीज के बीच सामंजस्य यानी कंपैटिबिलिटी का अभाव था। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इसकी अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टीज की आइडियोलॉजीज भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट थी, जिसके चलते इसके एक घटक दल ने आरएसएस एसोसिएटेड जनसंघ के मेंबर्स से इस ड्यूअल मेंबरशिप को खत्म करने की मांग की, लेकिन उनकी इस मांग को जनसंघ के मेंबर्स ने मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते जनता पार्टी का एक फैक्शन जनता पार्टी सेक्युलर के नाम से इस सरकार से अलग हो गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि मोरारजी देसाई की ये मेल जोल से बनी सरकार गिर गई। ऐसे में 1980 में जनरल इलेक्शंस फिर से ऑर्गेनाइज हुए, लेकिन इनमें जनता पार्टी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और केवल 31 सीट ही जीत पाई, जिसके बाद अप्रैल 1980 में अपनी इस करारी हार की विवेचना करने के लिए बुलाई गई जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टी की मीटिंग में यह फैसला किया गया कि पार्टी के सभी मेंबर्स को अपनी ड्यूअल मेंबरशिप छोड़नी होगी। इशारा साफ था, जनसंघ के मेंबर्स के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो जनता पार्टी को चुने या फिर आरएसएस को। लेकिन इस मांग के उत्तर में जनसंघ के मेंबर्स ने जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया, और इस तरह जनता पार्टी से अलग होकर पूर्व में मुख्य रूप से जनसंघ का पार्ट रहे आरएसएस एफिलिएटेड मेंबर्स ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का केंद्र बनने वाली थी। तो चलिए यहां से अब हम अपनी कहानी के अगले भाग में चलते हैं, द राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, यहां तक हमने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी भले ही आज से लगभग 4 दशक पहले बनी हो, लेकिन उसके उद्गम की भूमिका भारत की आजादी के साथ ही बननी शुरू हो गई थी। हालांकि बीजेपी एक नवोदय